चलो श्लोक बोलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इलस्ट्रेशन 9 स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 March 22 एंड बैलेंस शीट as on that day. All working should form part of your answer. So opening closing balances दिए हैं एंड क्वेश्चन मार्क किधर है देखो, डेटर्स के। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, सन्ड्री एसेट, एसेट, इन्वेंट्री इन ट्रेड एसेट, कैश इन हैंड एट बैंक एसेट, ट्रेड डेटर्स का आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस इन द ईयर, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। सो हम डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ना, बाय कैश एंड डिस्काउंट दोनों उसमें ही है, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स दोनों एक साथ ही दिया है, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। ओके, सो वहां पर क्रेडिट करोगे आप। देन सेल्स रिटर्न, अगेन बाय सेल्स रिटर्न, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड। बैड डेट्स बाय बैड डेट्स। सेल्स कैश एंड क्रेडिट दोनों दिया है, सो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रेडिट से, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही डेटर्स अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड को ना, टू सेल्स। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, सो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, उन्होंने अलाउ किया मतलब हमने रिसीव। परचेस रिटर्न डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, कैपिटल में, हाँ ओपनिंग कैपिटल में ये ऐड करोगे ना। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, जो डेटर्स से रिसीव हुआ, दैट इज रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश। कैश परचेसेस, कैश एक्सपेंसेस, कैश परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेसेस एंड कैश एक्सपेंसेस P&L डेबिट। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब ड्रॉइंग्स ना, सो ड्रॉइंग्स टू बैंक। कैश पेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक। कैश इन हैंड क्लोजिंग दिया है। चेक्स इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उन्होंने ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस, एंड ये जो डिटेल्स है रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस इन द ईयर, इसके आपको दो इफेक्ट्स देने हैं हर ट्रांजैक्शन के। हमने एक एक तो लिया, अभी कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, मतलब डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखोगे एंड आपको कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैश का लेजर अकाउंट, और उसके डेबिट साइड को टू डेटर्स लिखना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न का हमने एक लिया था, हाँ बाय सेल्स रिटर्न, एंड सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड को लेस करके दिखाना है सेल्स रिटर्न। बैड डेट्स P&L डेबिट को भी जाएगा, ये सेल्स पूरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को। आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस है देखो, हाँ, सो उस केस में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश अकाउंट की, वो कैश सेल्स आएगी। आपको कैश परचेसेस भी दिए हैं, बट कैश सेल्स आपको अलग से पता नहीं है ना,
तो वो कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा कैश सेल्स, एंड फिर ये जो टोटल सेल्स है 71,810, उससे क्या माइनस करोगे, कैश सेल्स, एंड देन यू विल गेट क्रेडिट सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स लिखोगे डेटर्स अकाउंट, डेबिट साइड टू सेल्स, एंड देन बैलेंसिंग फिगर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटर्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, सो कैश अकाउंट जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हमें कैश सेल्स नहीं समझेगा। कैश सेल्स आने के बाद ही आप उस टोटल सेल्स से कैश सेल्स माइनस करोगे, एंड देन यू विल गेट क्रेडिट सेल। ठीक है, सो इसके सेकेंड इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। बैड डेट्स का आपने बताया P&L डेबिट, सेल्स का सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स P&L क्रेडिट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेस रिटर्न डिडक्ट फ्रॉम परचेस। आपको कैश परचेसेस दिया हुआ है, क्रेडिट परचेसेस कहां से मिलेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट से। क्रेडिटर्स का आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी दिया है ना, चेक्स इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, सो पेमेंट भी दिया है, डिस्काउंट रिसीव बाय क्रेडिटर्स भी दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग भी दिए हैं। सो क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा बाय परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस। सो वो क्रेडिट परचेसेस एंड ये कैश परचेसेस दोनों ऐड करके उससे परचेस रिटर्न लेस करना है। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, कैपिटल में ऐड करना है, एंड कैश अकाउंट में रिसीट साइड को टू कैपिटल। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक मतलब बैंक टू कैश। कैश परचेसेस बाय परचेसेस कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को, बाय एक्सपेंसेस भी आएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को, मशीनरी का कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय मशीनरी, एंड मशीनरी आप एसेट साइड को भी दिखाओगे। बाय ड्रॉइंग्स भी आएगा कैश अकाउंट में, एंड कैपिटल से भी लेस करना। देन ये कैश पेड इनटू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, दोनों हाँ हाँ, सो दोनों कॉन्ट्रा आएंगे। ओके, बैंक टू कैश एंड कैश टू बैंक। अभी क्लोजिंग आपको सिर्फ कैश का दिया है, हाँ, एंड ओपनिंग में प्रॉब्लम देखो क्या है। ओपनिंग में ये दोनों है, एक साथ ही है। सो क्लोजिंग आपको कैश दिया है ना 1200, करेक्ट। सो क्लोजिंग कैश एंड बैंक 8080 है, सो उससे 1200 हमने माइनस की है कैश इन है, तो बाकी का क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा ना। हाँ, सो आपको क्लोजिंग अलग अलग पता है दोनों, बैंक का इतना एंड 1200 कैश का। सो फिर कैश एंड बैंक अकाउंट आप कैश बुक बनाओगे ना, मतलब कॉलमनर 2 कॉलम वाला, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम, एंड सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद ओपनिंग में प्रॉब्लम है। ओपनिंग दोनों एक साथ दिया है, हमें कैश सेल्स भी नहीं पता है, एक ही किया है ना, वही करना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग में प्रॉब्लम है ना, एक साथ ही करना पड़ेगा, एंड कॉन्ट्रा में उधर के उधर ही दिखाना पड़ेगा एक ही कॉलम में। सो 5000 इधर 5000 उधर, 9240 इधर उधर, एंड देन बैलेंसिंग फिगर इज कैश सेल्स 4600, वो आपको माइनस करके टोटल सेल्स से कैश सेल माइनस करके क्रेडिट सेल मिल गया। एंड ये कैसे लेस किया डिस्काउंट का, $62,500। हाँ, व्हेरी गुड, हाँ करेक्ट। हाँ,
सो देखो कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स 64,000 है एंड यहाँ पर दिया है रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक 62,500. सो 64,000 में से कैश रिसीव्ड इज 62,500 एंड बाकी का 1,500 डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट अलाउड भी हमें P&L डेबिट करना पड़ेगा. डेटर्स को आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया? 1,500 का. वो कैसे समझा? 64,000 माइनस 62,500. तो ये 1,500 के दो इफेक्ट्स, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड एंड P&L डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न माइनस क्या? परचेज रिटर्न. सन्ड्री एक्सपेंस का क्या किया है? टोटल डेटर्स अकाउंट का बैलेंस क्या आया? फिर ओपनिंग बैलेंस. टोटल क्रेडिटर्स का बैलेंसिंग फिगर क्या आया? परचेसेस है. हाँ, वो कट करो. ओपनिंग बैलेंस इज नॉट बैलेंसिंग फिगर ना. 15,770 क्वेश्चन में दिया है ना आपको. हाँ, सो बैलेंसिंग फिगर इज परचेसेस, क्रेडिटर्स अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस इज नॉट बैलेंसिंग फिगर. 58,000 इज बैलेंसिंग फिगर. फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है. ओपनिंग बैलेंस शीट बना के बैलेंसिंग फिगर आ गई ओपनिंग कैपिटल. ठीक है. एंड ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐड किया, ड्रॉइंग्स लेस किए. क्लोजिंग बैलेंस शीट में चेक करो, फिर आपको मिल गया क्लोजिंग कैपिटल. डन. एंड एक्सपेंसेस का देखो, कैश एक्सपेंसेस दिए थे ना आपको 9570 एंड यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है. तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग ऐड करना है एंड लास्ट ईयर के माइनस करके आपको एक्सपेंसेस फॉर द ईयर मिलेगा. वो P&L डेबिट होगा. कैश एक्सपेंसेस 9570 प्लस 330 माइनस 600. हाँ, P&L डेबिट इज 9,300. सो स्टार मार्क करके रखो सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. उसको जो स्टार करोगे सेम डिजाइन का स्टार कैश एक्सपेंसेस को भी करो, तो आपको रिलेशन समझेगा ना उसका. और किसका रिलेशन नहीं है ना. है ना, जो गंधार ने बताया उसको सर्कल करो. 64,000 एंड 62,500. कुछ तो अलग डिजाइन करो, पेयर्स करो, मतलब ऐसे. और क्या है? क्रेडिटर्स जो पहले दिए ओपनिंग क्लोजिंग, उससे क्रेडिट परचेसेस मिलेंगे आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर. तो वो कुछ नहीं करना है ना, मार्किंग. इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. ओपनिंग बैलेंस शीट में भी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी. ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल मिलेगा. सो देखो, आपको पहले कैश अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, वहां से कैश सेल्स मिलेगा एज अ बैलेंसिंग फिगर. सो टोटल सेल्स से कैश सेल्स माइनस करके क्रेडिट सेल मिलेंगे. फिर डेटर्स अकाउंट क्लोज करके एज अ बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मिलेगा. सो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिलने के बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, फिर ओपनिंग कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. फिर ओपनिंग कैपिटल में करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करोगे, एडिशनल कैपिटल ऐड करोगे, ड्रॉइंग्स लेस करोगे एंड देन यू विल गेट क्लोजिंग. सो सिक्वेंस समझ में आना चाहिए की पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है. मला डेटर्स अकाउंट आवडतं म्हणून मी ते आधी क्लोज करतो असं नाही चालणार.
ओके, आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड है। विदाउट ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, आपने बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म की तो ओपनिंग कैपिटल गलत होगा एंड आगे का सब गलत होगा। हाँ, फिर बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगी। एंड यहां पर एक नोट दी है उन्होंने, रोमन 5 के नीचे इलस्ट्रेशन 10 के ऊपर की लाइन पढ़ो। ये नहीं लिखा तो भी चलता है एग्जाम में, बट उन्होंने सिर्फ बताया ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। जो मशीनरी परचेस की थी उसकी तो वैल्यू भी डेप्रिसिएट करने के लायक नहीं, 430। सो 430 का मशीनरी म्हणजे काय, स्टेपलर वगैरह घेतलं का? तो सिर्फ एसेट साइड को लिख देना है। कहाँ पर लिखा है वो? ओपनिंग भी होंगे ना, उसमें ऐड किया होगा। सन्ड्री एसेट्स ओपनिंग 11,610, उसमें 430 ऐड करके क्या हो रहा है? 610, हाँ, प्लस 430, वही क्लोजिंग ही आ रहा है ना डायरेक्टली, 12,040। सो डेप्रिसिएशन का कुछ पता ही नहीं है हमें, तो नहीं प्रोवाइड। तो 12,040 दिख रहे होंगे ना सन्ड्री एसेट्स। हाँ, काय झालं? बैलेंसिंग फिगर्स क्या है? Mr. Anup runs a wholesale business wherein all purchases and sales are made on credit. So जो क्रेडिट परचेसेस है वही टोटल परचेस है, जो क्रेडिट सेल्स है वही टोटल सेल्स है। He furnishes the following closing balances. हाँ, सो ये ओपनिंग हो गए, ये क्लोजिंग हो गए। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस दी है उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ। सो इसकी एंट्री शॉप एक्सपेंसेस टू कैश की ना, 600 इंटू 12, 7,200 अमाउंट। एंड एंट्री शॉप एक्सपेंसेस टू कैश, मतलब कैश के क्रेडिट साइड को बाय शॉप एक्सपेंसेस। सैलरी का बाय सैलरी 9,200 इंटू 12, 1,10,400 एंड बाय ड्रॉइंग्स, 1,400 इंटू 12, 16,800। ये सब पे करने के बाद जो अमाउंट बची 7,62,750 वो बैंक में डिपॉजिट की, बैंक टू कैश 7,62,750। इसके सेकेंड इफेक्ट्स P&L डेबिट, टू शॉप एक्सपेंसेस, टू सैलरी एंड कैपिटल से डिडक्ट होगा ड्रॉइंग्स। एंड इसके तो दोनों इफेक्ट्स कैश बुक में ही आएंगे ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रा है। देन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। क्रेडिटर्स टू कैश, सो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को टू कैश, अमाउंट 77,200। देन कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर 25,000 एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड टू कैश 25,000। देन चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बट dishonored, customer to bank, bills accepted by customers, bills receivable to customers,
बिल्स एंडोर्स्ड, बिल्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स आ गए ना आपको कस्टमर से, वो क्रेडिटर्स को एंडोर्स किए, सो लिखो एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उनको दे दिए ना। एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना, किसको ट्रांसफर किए, क्रेडिटर्स को, सो एंट्रीज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट 750। हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट 750 टू बिल्स रिसीवेबल 20,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750 टू बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, कैश टू, हाँ कैश और बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 16,000, बिल्स एक्सेप्टेड, आपने एक्सेप्ट किया है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, आपने एक्सेप्ट किया है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, क्रेडिटर, उस वो रिसीव करेगा ना आपका बिल, आप साइन करके दोगे उसको, मुझे एक्सेप्टेड है ये बिल, मैं ड्रॉइंग हूं ना, वो ड्रॉवर है, वो रिसीव करेगा, सो लिखो एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बिल्स एक्सेप्टेड की लिखी ना ये। पेड सप्लायर्स बाय चेक, क्रेडिटर्स टू बैंक, creditors to bank, receive 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check, bank account debit to capital, पॉलिसी जो मैच्योर हुई उसकी खुद की LIC लाइफ इंश्योरेंस, वो बिजनेस में आ गई ना, बिजनेस के बैंक अकाउंट में, मतलब उसने कैपिटल ही इंट्रोड्यूस किया, वो पर्सनल कैश कैसे आ गई बैंक अकाउंट में बिजनेस के, अगर आ गई तो वो कैपिटल हो गया ना फिर। रेंट रिसीव्ड 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये मेन बिजनेस है क्या उसका, सो ये दूसरा इनकम है ना, बिजनेस इनकम नहीं है, और वो जो रेंट आता है 14,000 उसको वो बिजनेस में लगाता है वो अकाउंट एज अ कैपिटल, सो एंट्री लिखो बैंक टू कैपिटल 14,000, क्योंकि उसके टेनेंट को उसने बिजनेस का बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए है, तो डायरेक्टली रेंट बिजनेस में आता है एज अ कैपिटल। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग वाज परचेस्ड ऑन 30th November 21 फॉर ओपनिंग अ ब्रांच for 3,50,000 and some expenses were incurred on this building, details of which are not maintained. हाँ, सो बिल्डिंग टू कैश और बैंक, ये कैश ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं ना सारे, सो बिल्डिंग टू कैश 3,50,000 एंड फिर बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट का क्या आएगा, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस, क्योंकि कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है ना आपको, फिर मिसिंग फिगर क्या है, ये बिल्डिंग एक्सपेंसेस, वो बिल्डिंग में ही ऐड करने हैं। हाँ, ये देखो 3,72,000 आ गया बिल्डिंग का अमाउंट बैलेंस शीट में, मतलब वो 22,000 बैलेंसिंग फिगर है कैश अकाउंट का, ये बाय बिल्डिंग बैलेंसिंग फिगर 3,72,000 आ गई। आपने अगर बाय बिल्डिंग 3,50,000 लिख दिया तो बैलेंसिंग फिगर 22,000 आ जाए, क्योंकि 3,50,000 का तो अमाउंट पता है आपको, बट जो एक्सपेंसेस और इनकर किए उन्होंने
वो नहीं पता है ना, लाइक रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट का वगैरह पेमेंट जो करना पड़ता है, वो एक्सपेंसेस उनको पता नहीं है कितने हुए, याद नहीं है उनको, उसका रिकॉर्ड ही कुछ मेंटेन नहीं किया, इसलिए फिर एज अ बैलेंसिंग फिगर वो 22,000 आएंगे, बट वो बिल्डिंग अमाउंट अकाउंट में ही ऐड करने हैं, वो रिपेयर्स मेंटेनेंस या पेंटिंग वगैरह नहीं है। बिल्डिंग परचेस करते वक्त आप एक ब्रांच ओपन कर रहे हो, उसके लिए आपने बिल्डिंग परचेस की है और उसी बिल्डिंग के ऊपर आप कुछ खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा करने के बाद ही आप वो बिल्डिंग यूज कर सकते हो। सो यूज रेडी टू यूज तक एसेट के ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो सारा कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग आपने परचेस की, उसको कलरिंग नहीं किया हुआ है, आप यूज कर सकते हो सीमेंट वाला ऐसे, सो आपको कलरिंग करना पड़ेगा, सो दैट कलरिंग एक्सपेंसेस, पेंटिंग एक्सपेंसेस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बट आपको 2 साल के बाद लगा बोर हो रहा है ये कलर, मुझे चेंज करना, सो फिर जो आप करते हो दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर्स मेंटेनेंस, या कलर खराब हुआ है मुझे चेंज करना है, मुझे इंटीरियर ऐसे ही चेंज करना है, ओके, नया ट्रेंडिंग लगाना है मुझे इंटीरियर, सो वो आप रिपेयर्स मेंटेनेंस कर रहे हो, उससे कुछ एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, आपका एग्जिस्टिंग एसेट को ही आप क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो वो जाएगा P&L डेबिट। बट बिल्डिंग परचेज करते वक्त अगर उसका पेंटिंग नहीं हुआ है, उसका इंटीरियर नहीं हुआ है, तो वो इंटीरियर का वगैरह खर्चा ऐड होगा ना बिल्डिंग में, सिर्फ बिल्डिंग है, एक टेबल कुर्सी डाल दी, ऐसे होगा क्या, ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा क्या, कुछ तो इंटीरियर करना पड़ेगा ना, ओके, टेबल कुर्सी भी फिर एसेट ही हो गया, ओके, फरशीवर बसून स्टार्ट नाही होणार आहे की 4 भिंतीच्या आत बसलो मॅडम ब्रांच सुरू झाली, एसेट लगेंगे ना फर्नीचर वगैरह, सो वो समझा बैलेंसिंग फिगर आने वाला है वो कैश अकाउंट का। एंड इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश 18,700, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, एंड जो ड्यू है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को नहीं जाएगा, वो कहाँ पर जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एंड इन दोनों की टोटल P&L डेबिट ना, 18,700 प्लस 2,200, 20,900, ओके। क्वेश्चन लास्ट लाइन में था क्या, प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L ऑफ मिस्टर अनूप एंड बैलेंस शीट, सब करना था। अदर ट्रांजैक्शन में क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज ऑफ ₹1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, लीगल एक्सपेंसेस 17,000, द फर्म एंटिसिपेट्स डिफॉल्ट इन द सूट। सो देखो हमारी जो फर्म है, मतलब अनूप की जो फर्म है, अनूप के अगेंस्ट किसी ने तो केस फाइल की है और वो क्लेम कर रहा है डैमेज अनूप से 1,55,000 का डैमेज दो, और उसके लिए अनूप ने भी लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट किया रहेगा, एडवोकेट वगैरह, तो उसके लीगल एक्सपेंसेस 17,000 हुए, तो वो तो आप P&L डेबिट करोगे एंड बैंक को क्रेडिट या आउटस्टैंडिंग रखना है, क्योंकि ये समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन बैंक में करो, फिर ये समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस था ना, एंड अदर ट्रांजैक्शंस में वो लीगल एक्सपेंसेस है, सो एंट्री लिखो लीगल एक्सपेंसेस टू बैंक, एंड द फर्म एंटिसिपेट्स डिफॉल्ट इन द सूट, सॉरी द फर्म एंटिसिपेट्स डिफीट इन द सूट, डिफीट इन द सूट मतलब हम हार जाएंगे, हमें 1,55,000 पे करना पड़ेगा, बट ये कंफर्म कब होगा, जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब, तो ये कंफर्म लायबिलिटी है क्या, फिक्स नहीं है, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, सो ये बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है, नीचे नोट्स में दिखाते हैं, देयर इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 1,50,000 फॉर द क्लेम ऑफ डैमेज। कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया सच में कि आपको 1,55,000 पे करना है, तो फिर वो आपकी लायबिलिटी बनेगी, फिर वो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को आएगी।
ऐसे भी हो सकता है कि कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ठीक है आपने डैमेज किया बट इतना मत पे करो, 1 लाख ही पे करो। ओके, सो फिक्स कुछ भी नहीं है ना अभी तक, तो उस 1,55,000 का कुछ नहीं करना है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, परचेस रिटर्न है। सो दो इफेक्ट्स, क्रेडिटर्स टू परचेस रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स। सो creditors account debit to discount received, discount offered to customers, discount allowed to debtors. The business is carried on at the rented premises for an annual rent of 20,000 which is outstanding at the year end. Rent account debit to outstanding rent. So P&L debit जाएगा and आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड, ये डिस्काउंट अलाउड भी P&L डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को, डिस्काउंट रिसीव P&L क्रेडिट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, सेल्स रिटर्न। सो डेटर्स के क्रेडिट साइड को बाय सेल्स रिटर्न है, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, एंड परचेस रिटर्न का डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस, क्रेडिटर्स डेबिट। सो ये दो होमवर्क आज करोगे, ठीक है। कॉन्टिंजेंट का दिया है क्या? नहीं, इन्होंने प्रोविजन कर दी है। ओके, प्रोविजन फॉर क्लेम्स फॉर डैमेजेस। सो वो एंटीसिपेट कर रहे हैं ना कि हम देयर विल बी डिफीट इन द सूट। सो उन्होंने मान लिया है कि लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट नहीं है, उन्होंने फिक्स कर दी। सिर्फ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविजन। लायबिलिटी मतलब आपको एक्चुअल अमाउंट पता है, प्रोविजन मतलब आपको एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, आप एस्टिमेट कर रहे हो। सो इसलिए उन्होंने वो वर्ड प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ डैमेज। सो हाईलाइट करो उसको, वो आपको लायबिलिटी साइड को लिख देना है। सो इसको ही अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। हाँ, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट को पूछना पड़ेगा, अगर क्लाइंट बोला कंफर्म पे करना पड़ेगा, हम केस हारने वाले हैं, ये कंफर्म है, तो आप एज अ अकाउंटेंट क्या करोगे? लायबिलिटी साइड को दिखा दोगे। एंड वो बोल रहा है कि पता नहीं किसके फेवर में डिसीजन आएगा, तो आप उसको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। बट ये अनूप जो है वो एंटीसिपेट कर रहा है, अनुपम नहीं, अनूप निगेटिव सोच रहा है कि हारने ही वाले, फेल ही होने वाले हैं मैम। ओके, सो इसका यहां पर ही लिख दो, प्रोविजन फॉर क्लेम। ये एक इफेक्ट हुआ लायबिलिटी साइड का, एंड दूसरा P&L डेबिट, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज। लॉस हुआ ना, हमें फाइन पे करना पड़ा, इट्स लाइक अ फाइन पेनल्टी। सो 9 and 10 ना होमवर्क, मतलब खत्म हुआ क्या? एंड इसको बैलेंस शीट नाम नहीं लिखना है। हाँ, क्या नाम लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल नहीं आता है, कैपिटल एक्चुअल होता है बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम बैलेंसिंग फिगर ले रहे हैं कैपिटल, इसलिए तो वो बैलेंस शीट नहीं है ना, इसलिए तो वो स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो भी आपके पास एसेट्स लायबिलिटीज है, और उसका बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल। सो आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ हाँ, तो वो एक्चुअल नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही करेक्ट है। वर्किंग नोट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक्चुअल चाहिए। तो कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आप 9, 10 सॉल्व करके आ जाओ। टाइमर लगा के सॉल्व करोगे क्या? 15 मार्क्स के लिए आएगा, इंटू 1.7। सो 25 मिनट्स में करो सॉल्व।